अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करंट अफेयर्स के हवाले से रेगुलर अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और ये हर लिहाज से कोर्स इम्पॉर्टेंट है। आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के हवाले से आपका जो बैकग्राउंड नॉलेज आपको होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, या जो आपका एक मेंटल कैपेसिटी जो आपके पास रेशनल एनालिसिस के लिए कम से कम होनी चाहिए, वो इस जनरल नॉलेज के कोर्स की बेसिस पे आप डेवलप कर सकते हैं। हम जनरल नॉलेज का पार्ट 1 करंट अफेयर्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं और पहला हमारा टॉपिक पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से है। अच्छा, यहाँ पे हम इसको कोई बहुत निटी ग्रिटी में चीज़ों को नहीं लेके जाएंगे। इवन के पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है और इसकी चैलेंजेस कौन से हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, बहुत सारी हैं। इवन के लिस्ट बनाना शुरू कर दें तो आधा घंटा तकरीबन हमारा लेक्चर का इसी में गुजर सकता है। लेकिन हमने सिर्फ एक ब्रीफ एनालिसिस करना है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन टाइप इन चीज़ों का, ताकि आप उनको अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी क्या होती है कि लोग किस तरह से अपने काम कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। और सर्विसेज में घर के छोटे छोटे कामों से लेके आपकी जो बहुत बड़ी बड़ी सर्विसेज हैं, मार्केटिंग में मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं वो सर्विसेज देती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो भी उसमें इंक्लूड होती हैं। अच्छा, और इसके बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात अगर करें तो प्रोडक्ट्स जो बनती हैं वो छोटी से छोटी प्रोडक्ट से लेके बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स बनती हैं। और पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स बनाकर इस्तेमाल करने से लेकर जो अच्छी क्वालिटी की इजाफी चीज़ें होती हैं उनको एक्सपोर्ट करने तक, ये चीज़ें भी उसमें शामिल हैं। और जो पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें जो नहीं बना सकते और ज़रूरियात होती हैं लोगों की और रिक्वायरमेंट की बेसिस पे, उनको हम बाहर के कंट्रीज़ से, फॉरेन कंट्रीज से, जो भी जिनके साथ हमारा एग्रीमेंट्स हैं, जहाँ से ट्रेड होती है, वो मंगवाते हैं, जिनको हम इंपोर्ट्स कहते हैं, वो भी इसमें शामिल है। तो इकॉनमी बेसिकली ओवरऑल एक मुल्क की सूरत हाल क्या है कि किस तरह से लोगों के पास रोज़गार है, वो अपने काम काज करते हैं, वो कितनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी करते हैं, वो कितनी प्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स और क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में जाके ट्रेड होती हैं। तो ये सारी सिचुएशन को हम इकोनॉमिक कंडीशंस कहते हैं। अब इकोनॉमिक कंडीशन तो पाकिस्तान के ऊपर क्या जो एनर्जी है, पोटेंशियल है, और पोटेंशियल तो बहुत है, एनर्जी भी बहुत है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं, लेकिन इसके बावजूद चैलेंजेस बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो हम चैलेंजेस की एक लिस्ट देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे उनका ब्रीफ जो है वो ओवरव्यू कर लेंगे। सबसे पहले तो है मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है? एक माइक्रो इकोनॉमिक होता है, एक मैक्रो इकोनॉमिक होता है। जिसमें आई आता है माइक्रो, वो छोटे लेवल पे होता है, जो आपका इशू हो गया, मेरा इशू हो गया, हमारे घर के छोटे छोटे इशू हो गए, हमारे मोहल्ले के कुछ इश्यूज़ हो गए। ये जो चीज़ें होती हैं ये माइक्रो लेवल पे होती हैं। और जब इन सब को कंबाइन करके एक कंट्री लेवल पे चीज़ों को देखते हैं तो हम उनको मैक्रो इकोनॉमिक कहते हैं। तो वो कंट्री लेवल पे जब स्टडी किया जाता है तो जैसा कि इन्फ्लेशन रेट हमें पता चलता है कि 10%, 15%, 20-40 तक जो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की इवन के एक वेव आई। तो ये क्या होता है कि ये एज अ होल कंट्री की बात की जाती है। तो इन्फ्लेशन का भी एक मसला है, ये एक चैलेंज है, इसको कंट्रोल करना। इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, उनको कंट्रोल करना। इसके अलावा एक्सचेंज रेट, जो पाकिस्तान की जो करेंसी है, डिवैल्यू होती रहती है, इसके बड़े सारे इश्यूज़ हैं। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो मैक्रो इनस्टेबिलिटी की वजह बनते हैं, या हम कहें कि पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक में इनस्टेबिलिटी सफ़र कर रहा है। तो इसकी वजूहात क्या हैं? तो बड़ी बड़ी वजूहात में इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट और करेंसी की इनस्टेबिलिटी और डिवैल्यूएशन, ये इसमें शामिल होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम फर्दर बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट, जितने लोग हमारी पॉपुलेशन है या जितने लोग एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उतनी रोज़गार नहीं है। इसके अलावा पॉवर्टी है, लोगों को गुर्बत है, काम करना चाहते हैं, काम करने की मौके नहीं है। किसी के अगर मौके हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुद अपने बेनिफिट हासिल कर रहे हैं, यानी कि इकोनॉमिक इनकम इनइक्वलिटी है।
जो लोग अपना, जिनका मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो उनकी इनकम कितनी है और एक मज़दूर की इनकम कितनी, उस मार्जिन बढ़ता जा रहा है। एक गरीब सर्वाइव करना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा, लेकिन जबकि दूसरों के पास बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक इकोनॉमिक जो एक चैलेंज है हमारे कंट्री में, ये भी एक है। इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट्स हैं और पब्लिक डेट। जो कंट्री एक डे टू डे अपना बिजनेस रन कर रहा होता है, उसको एक पूरे साल के अंदर जितने पैसे चाहिए, जितना लोगों को सैलरी देने के लिए, जो गवर्नमेंट की मशीनरी है उसको रन करने के लिए, जो डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर हैं उनको पूरा करने के लिए, डे टू डे जितने ज़रूरियात होती हैं कि कंट्री लेवल पे, उनको जब पूरा किया जाता है तो हम अपनी इनकम जब देखते हैं तो वो कम होती है। जब इनकम कम होती है तो हमें उधार लेना पड़ता है। वो उधार हम लोगों से भी लेते हैं, विद इन कंट्री कमर्शियल बैंक से लेते हैं, और समटाइम बाहर के बैंक जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन बैंक हो गया और IMF हो गया, इस तरह से हम उनसे लोन लेते हैं। सो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो करप्शन है और गवर्नेंस के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। सही तरीके से जो काम करना चाहता है वो कभी भी सही जल्दी नहीं होता, और जो करप्ट प्रैक्टिसेस की तरफ जाता है, रिश्वत देता है और जल्दी से काम हो जाते हैं, तो ये एक बहुत जो है वो प्रैक्टिस हो चुकी है, प्रैक्टिस आम हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। ये भी बड़ा एक इकोनॉमिक चैलेंज है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हम एग्रीकल्चर को कल्टीवेट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी लैंड्स हैं जिनको कल्टीवेट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड रास्ते नहीं है, कोई गाड़ी जा सके, जहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं उनको कहीं किसी क्वालिटी जगह पे मार्केट तक एक्सेस करके सेल किया जा सके, ये मसले भी हैं। एजुकेशन की जितनी लोग जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं उनके पास स्किल नहीं होती, तो कहीं उनको काम करना पड़े तो अल्टीमेटली स्किल की डेफिशिएंसी है। इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्री है जो मज़ीद प्रमोट की जा सकती है, बेहतर की जा सकती है, लेकिन क्या है कि कोई भी इंडस्ट्री लगेगी तो उसकी जो प्रोडक्ट की बनाने का खर्चा आएगा वो इतना एक हो जाता है कि आप जब मार्केट में लेके आते हैं तो वो बिकती नहीं, क्योंकि आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। उसकी वजह यह है कि एनर्जी क्राइसिस है, एनर्जी की जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाती है। वो आप बिजली यूज़ करते हैं, वो आप फ्यूल यूज़ करते हैं, वो हर लिहाज से आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो डेफिनेटली ऊपर चली जाती है। इसके अलावा ट्रेड इम्बैलेंस तो है ही कि हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बड़ा फ़र्क है। हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, हमें पेमेंट करनी पड़ती है बाकी कंट्रीज़ को जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं। ये ट्रेड इम्बैलेंस है, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, इन्वायरमेंट को भी हम ख़राब कर रहे हैं। वक्त के साथ साथ पोल्यूशन हो गई, जो फॉरेस्ट हैं उनको ख़राब कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स को बहुत तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मसाइल हैं। अच्छा, ये तो हो गए हमारे ये जो चैलेंजेस हैं। इनको एक दफ़ा मैं थोड़ा सा आपके सामने टेक्स्ट भी जो है वो सामने लेके आ जाते हैं, ताकि आप उसको ज़रा देख लें, और साथ में फिर हम अगले पार्ट में जाके अपॉर्चुनिटीज़ की फिर डिस्कशन थोड़ी सी कर लेते हैं, फिर उनको देख लेंगे। पाकिस्तान फेसेस अ कम्प्लेक्स economic landscape characterized by a mixed challenges and opportunities. While the country has made significant strides in recent years, numerous structural issues persist, posing obstacles to sustained growth and development. Here is a comprehensive overview. कौन कौन से challenges हैं? सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। पाकिस्तान grapples with persistent macroeconomic imbalances including high inflation, fiscal deficits and external debt burden leading to vulnerability to external shocks। ये वही बात है, एनर्जी के क्राइसिस हैं, chronic energy shortages and inefficient power infrastructure hinder infrastructure productivity, industrial productivity and economic growth, exacerbating the cost of doing business। तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बढ़ रही है एनर्जी क्राइसिस की वजह से। एक तो रिसोर्सेज कम है और दूसरे नंबर पे इनएफिशिएंट भी है। पुअर गवर्नेंस एंड corruption, weak governance structure, bureaucratic hurdles and rampant corruption impede investment, erode trust in institutions and undermine economic efficiency। तो अब जो पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो सिचुएशन है, लोगों का ट्रस्ट नहीं है, वो बहुत एक मसाइल का शिकार है। अब हम चलते हैं आगे। अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी के हवाले से हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, जितनी हमारी आबादी बढ़ रही है उस तरीके से लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, तो इसको हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, particularly among youth, coupled with widespread poverty and income inequality, pose social and economic challenges, hampering inclusive growth। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सिक्योरिटी कंसर्न। जो पाकिस्तान में सूरत हाल अजीब है, पाकिस्तान ने हर जो हमसाया मुल्क है उसके साथ ऐसे हालात बना दिए हुए हैं कि हमें सिक्योर
अपनी जो मिलिट्री है या हमारा डिफेंस है उससे हम सिक्योर फील नहीं करते, थ्रेट्स रहते हैं, क्योंकि हमारे जो दूसरे अपने मुल्क के ताल्लुक जो हालात हैं उनके ऊपर फोकस करने के बजाय हम दूसरे ममालिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, उनके मामलात में हम ज़्यादा मदाखलत करते हैं, जिससे दूसरे ममालिक डेफिनेटली कई प्रेशर ग्रुप्स होते हैं या कई जो मफादात अपने प्रोटेक्ट करने के लिए फिर वो जो है वो बैकलैश करते हैं। परसिस्टेंट सिक्योरिटी चैलेंजेस इंक्लूडिंग टेररिज्म एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, डेटर, डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अंडरमाइनिंग बिजनेस कॉन्फिडेंस एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसके बाद आ जाती हैं जी अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी हैं। ये तो हमने नेगेटिव वाले बातें की कि ये मसले हैं, ये मसले हैं, ये मसले। अब अगर हम देखा जाए तो कौन से हमारे वो एरियाज़ हैं जहाँ से हम भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, उनका हम हवाला दे देते हैं। सबसे पहले तो है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, कि आपके पास यूथ है, उनकी एजुकेशन भी आप यूनिवर्सिटीज़ में ऑफ़र कर रहे हैं, उनको स्किल दें, उन स्किल के ज़रिए से उस स्किल को बाहर, आजकल तो ऑनलाइन का दौर है, जिस तरीके से फ्रीलांसिंग वगैरह और इस तरह के ऑनलाइन जितने प्लेटफॉर्म हैं उनसे बहुत सारे लोग अर्निंग भी कर रहे हैं। तो इस कैपिटल को हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है मज़ीद भी, और इसको बेहतर करके हम सेल करें, दुनिया में जाएं और वो उससे भरपूर हम फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है, और इंफ्रास्ट्रक्चर है भी पहले भी बहुत है, उसका भरपूर इस्तेमाल किया जा सकता है डिजिटल कनेक्टिविटी के ज़रिए से। और बाकी जो एरियाज़ हैं जहाँ तक ये सहूलियात नहीं हैं उनको अगर हम एक्सेस दें तो जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के जो ऐसे एरियाज़ हैं, टूरिज़म वगैरह, इसको बहुत प्रमोट किया जा सकता है। और जो पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज हैं या नेचुरल जो बाकी जो एक सैर व सेहत के लिए मकामात अल्लाह ताला ने एक चारों मौसम जो है वो बनाए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर आते हैं, तो हर तरह की फ़सल उगा सकते हैं आप, हर तरह के जो मामलात हैं उनको यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है यहाँ पे जिसकी पॉसिबिलिटी ना हो। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अगर की जाए तो भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनसे भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकता है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लाने से हमारे डिजिटल और जो इनोवेशन है उनके ज़रिए से इंडस्ट्रीज़ बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकती हैं, और जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ती प्रोड्यूस की जा सकती है बशर्ते कि हम इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो ग्लोबलाइजेशन है और दुनिया के साथ मिलकर और उन ट्रेड इंटीग्रेशन से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी जो है एंटरप्रेन्योरशिप और बिज़नेस, स्मॉल बिज़नेस, उनको इन्हेंस करने की ज़रूरत है, और लोग कर भी रहे हैं, उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है ताकि हम जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको नेशनल लेवल पे सेल कर सकें। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, उनको भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकता है। पाकिस्तान के पास ऐसी अगर मशीनरी हो तो उसको जो है वो खुद से एक्सट्रैक्ट किया जाए, उनको रिफ़ाइन किया जाए और फर्दर सेल किया जाए। इसके अलावा जो पाकिस्तान जो है बाकी रीजनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेंबर है, उनसे भी जो एग्रीमेंट्स हैं उनसे भरपूर फ़ायदा उठा सकता है। इसके अलावा फिनेंशियल इंक्लूसिव अगर कर दिया जाए, सब लोगों को आसान शराइत पर या आसान अक़सात पर जो है इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाएं, जिससे वो अपना बिज़नेस कर सकें, वो अपनी डे टू डे ज़रूरियात को पूरा कर सकें, और जो है वो अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर सकें जो उनके पास एनर्जी हो, तो उससे भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो ग्रीन इकॉनमी है उससे भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकता है, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो पाकिस्तान जो है इंडेक्स में हाई जा सकता है। इसके अलावा सोशली इनोवेशन और इंक्लूसिव ग्रोथ से ही ये सारी पॉसिबिलिटी, तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ओवरऑल हम बात करें तो सबसे पहले तो पाकिस्तान की जो पोजीशन है जियो स्ट्रेटेजिक, उस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं वो जो हमारे जो साउथ एशिया और इसके ममालिक हैं, इनमें वो बहुत इंटरेस्टेड हैं कि अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करें, अपने उनके ट्रेड रूट्स बनाएं। सी पैक इसी के हवाले से एक जो है एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये एक गेट वे है दोनों तरफ से, यानी कि मशरक़ी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके लिए वो भी आना चाहते हैं यहाँ से। हमारे कई सारे ममालिक जो एशियन कंट्रीज़ हैं, ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़, वो भी कनेक्टिविटी चाहते हैं। तो ये एक गेट वे बन जाता है जिससे कई सारे ममालिक पाकिस्तान से गुजरेंगे और गुजर के उन ममालिक तक मगरब से ममालिक जाएंगे। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक लोकेशन एज अ गेट वे टू सेंट्रल एशिया एंड द मिडल ईस्ट presents immense opportunity for trade, transit and economic connectivity, particularly through initiatives like the China-Pakistan Economic Corridor.
इसके अलावा यंग डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी कि हमारे पास यूथ है। विद अ लार्ज यूथफुल पॉपुलेशन, पाकिस्तान हैज़ द पोटेंशियल टू हार्नेस डेमोग्राफिक डिविडेंड्स थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज, ये वो कई तरह के हैं। अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड, मिनरल डिपॉजिट्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमी। इसके अलावा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, rapid advancement in technology and growing digital economy present opportunities for innovation, entrepreneurship, and the expansion of e-commerce and IT-enabled services driving इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन एंड कम्पिटिटिवनेस। यानी कि हम इन ऑनलाइन जो हमारे पास ऑप्शंस हैं इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारी जो यूथ है उनको हम इस तरह की एजुकेशन दें तो उससे भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसके अलावा रीजनल इंटीग्रेशन है, स्ट्रेंथनिंग रीजनल कोऑपरेशन एंड ट्रेड टाइज particularly with neighboring countries can unlock new markets, promote economic diversification and enhance resilience against global economic shocks। अगर हम अपने इस पूरे टॉपिक को जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके हवाले से कंक्लूड करें तो ये आपको पैराग्राफ काफ़ी होगा समझने के लिए। एड्रेसिंग पाकिस्तान इकोनॉमिक चैलेंजेस रिक्वायर कंसर्टेड एफर्ट्स टू टैकल स्ट्रक्चरल वीकनेस। यानी कि सबसे पहले तो हमें एक कंसर्टेड एफर्ट की ज़रूरत है जो स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हैं उनको दूर करे। गवर्नमेंट के हवाले से ही ये पॉसिबल हो सकता है, एक इंडिविजुअल कुछ भी नहीं कर सकता। प्रमोट गुड गवर्नेंस की तरफ लेके जाएं एंड इम्प्लीमेंट साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन बनाएं पॉलिसीज़ और उनको अप्लाई करें। बाय लिवरेजिंग इट्स स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस, इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फोस्टिंग एंड एनेबलिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। एक इन्वायरमेंट देने की ज़रूरत है, लोगों को कॉन्फिडेंस हो, फार्मर का कॉन्फिडेंस हो, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी रिस्क। पाकिस्तान कैन अनलॉक इट्स पोटेंशियल फॉर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, स्ट्राइविंग प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट फॉर इट्स सिटीजन। तो यहाँ पे दो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, पोटेंशियल, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। इस पे बहुत लंबी बहस हो सकती है, लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा बताऊँ कि आप रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करें कि आने वाली जनरेशन भी उससे भरपूर फ़ायदा उठाते रहें, और जो आप एक दफ़ा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना शुरू करें वो मुस्तकिल मजाजी से उससे भरपूर फ़ायदा उठाते रहें। ये ना हो कि नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड कर रहे हैं, जो ही नेचुरल रिसोर्सेज आपके ख़त्म होंगे तो आपकी इकॉनमी बैठ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपकी टेक्नोलॉजिकली या इन्वायरमेंट इतना सेफ़ हो कि आप सस्टेनेबल ड्राइव लें, यानी कि आप एटमॉस्फेयर को भी ख़राब ना करें, नेचुरल रिसोर्सेज को भी ज़ाया ना करें और उससे भरपूर फ़ायदा उठाएँ। ये था आज का हमारा सेशन। अब हम एक छोटी सी क्विज़ जो इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक हवाले से कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपने उस पर ज़रा अपने आप को जो है वो माइंड सेट होना चाहिए आपका। व्हाट इज़ वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस फेसिंग पाकिस्तान इकोनॉमी? ऑप्शन ए लो इन्फ्लेशन रेट्स, बी एनर्जी सरप्लस, सी हाई अनएम्प्लॉयमेंट, डी स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस एंड स्ट्रक्चर्स। राइट ऑप्शन इज़ हाई अनएम्प्लॉयमेंट is major challenge. Question number 2. Which of the following is not challenge for Pakistan's economy? Macroeconomics instability, energy crisis, strong governance, security concerns. Right option is C, strong governance. Question number 3. What presents an opportunity for Pakistan's economic growth? Chronic energy shortages, rampant corruption, abundant natural resources, political instability. Right option is abundant natural resources. Question number 4. How does the young demographic dividend contribute to Pakistan's economy? Option A, it leads to high inflation rates. B, it hinders economic growth. C, it drives economic growth and productivity. D, it increases unemployment rates. Right option is C, it drives economic growth and productivity. Question number 5. What initiative presents an opportunity for economic connectivity and growth in Pakistan? Option A, IMF bailout. B, World Bank loan. C, China-Pakistan economic corridor. D, austerity measures. Right option is China-Pakistan economic corridor. Question number 6. Which factor deter domestic and foreign investment in Pakistan's economy? Option A, strong governance structures. B,
low unemployment rates, C. security concerns, D. high GDP growth rates. Right option is C. security concerns. Question number 7. What sector presents an opportunity for innovation and entrepreneurship in Pakistan? Agriculture, manufacturing, information technology, mining. Right option is information technology. Question number 8. What is a significant challenge for Pakistan's energy sector? Option A, energy surplus. B, efficient power infrastructure. C, chronic energy shortages. D, low electricity prices. Right option is chronic energy shortages. Question number 9. How can regional integration benefit Pakistan's economy? By limiting access to new markets, by promoting economic diversification, by increasing unemployment rates, by strengthening security concerns. So right option is B, by promoting economic diversification. Last question number 10 is, which of the following is not an opportunity for Pakistan's economic growth? Strategic economic position, rapid urbanization, digital transformation, regional integration. Right option is B, rapid urbanization. इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.